हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज बडी। स्टडीज बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये NWDA के LDC, UDC और स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपने बाकी के 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें भी देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ये किसी भी प्रैक्टिस सेट को मिस मत कीजिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं फिलहाल इस 5वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है कि कुरमा ऐप का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, कुरमा ऐप का जो उद्देश्य है वो है कछुआ संरक्षण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कछुआ संरक्षण जो है वो कुरमा ऐप का उद्देश्य है। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि जून 2021 में भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग की रचना किसने की। तो इस सॉन्ग की रचना जो है, थीम सॉन्ग की रचना मोहित चौहान ने की है। ध्यान रखिएगा, मोहित चौहान को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है कि मई 2021 में निम्नलिखित में से किसे ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके की अध्यक्षता के लिए COP26 पीपुल्स एडवोकेटेड नामित किया गया है। तो देखिए, इनमें से जो है सर डेविड एटनबरो को नामित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सर डेविड एटनबरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसके द्वारा पराजित किया गया था। तो मराठों को जो है अफगानों ने पराजित किया था। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र रेडियो प्रसारण को संभव बनाता है। तो देखिए, रेडियो प्रसारण के लिए आयन मंडल जो है ये होता है। ठीक है, आयन मंडल में रेडियो प्रसारण के लिए जो भी चीजें कार्य होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो आयन मंडल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन है आपका कि भारत में कौन सी संस्था बीमा क्षेत्र का विनियमन करती है। तो बीमा क्षेत्र का विनियमन जो है वो करती है IRDA। ठीक है, IRDA। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत के किस राज्य में माना दर्रा स्थित है। तो माना दर्रा जो है वो स्थित है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री ने घोषित किया कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये किस प्रधानमंत्री ने घोषित किया था। तो ये हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषित किया था। आप लोग ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और नौवां क्वेश्चन देख सकते हैं। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए, चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक जो है वो है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जापान का तीसरा उच्चतम अवार्ड डेकोरेशन ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन प्राप्त किया है। तो देखिए, ये श्यामला गणेश जी ने किया है। श्यामला गणेश जी, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, पीछे के सेट में भी ये आ चुका है क्वेश्चन, तो आप लोग जो है इसे ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के सेक्टर में आता है। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जुलाई 2021 में इंग्लैंड पर जीत के बाद किस देश को यूरो कप 2020 का चैंपियन ताज पहनाया गया। तो देखिए, जुलाई 2021 में इंग्लैंड से जीत के बाद यूरो कप 2020 का ताज किसे पहनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इटली है जिसे यूरो कप 2020 का ताज पहनाया गया। यानी कि यूरो कप 2020 जो है वो जुलाई 2021 में हुआ और उस पर इंग्लैंड हारा और इटली जो है उसे जीता। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुधारक ने बैक टू वेद का नारा दिया। बैक टू वेद कहने का मतलब कि वेदों की ओर लौट चले, ये नारा दिया है दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने 17वीं शताब्दी की सेंट क्वीन केतेवन के पवित्र अवशेष का एक हिस्सा निम्नलिखित में से किस सरकार को उपहार में दिया है। तो देखिए, सेंट क्वीन केतेवन का एक पवित्र जो अवशेष का हिस्सा जो है वो किससे दिया गया है। तो ये जॉर्जिया सरकार को उपहार में दिया गया है। जॉर्जिया सरकार, आप लोग ध्यान रखिएगा। और सेंट क्वीन केतेवन का भी नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये पढ़ने में थोड़े अजीब है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो मिजोरम को राज्य का दर्जा जो है वो 53वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 53वां संविधान संशोधन।
और 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल को 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हमारे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को। तो गाइस ये जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस जो है मैंने करा दिए। अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस की ओर। उसके बाद हम मैथ देखेंगे और रीजनिंग भी देखेंगे। तो आप लोग जानते ही हैं, चलिए शुरुआत करते हैं अब। तो दोस्तों कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी एक्सेस करने में सबसे तेज है? तो देखिए सबसे तेज एक्सेस करने में जो है कैश मेमोरी होती है, ध्यान रखिएगा, कैश मेमोरी। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए एक इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या उपयोग किया जाता है ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसे हम OMR कहते हैं, OMR कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो देखिए इसमें जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो Ctrl+D होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्लैश मेमोरी किससे बनी होती है? देखिए जो फ्लैश मेमोरी है वो बनी होती है EEPROM से। ठीक है, EEPROM से बनी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने EEPROM का फुल फॉर्म भी बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि MS PPT यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सी कमांड प्रथम स्लाइड पर लगती है? ठीक है, प्रथम स्लाइड पर कौन सी कमांड लगती है दोस्तों? तो ये लगती है Ctrl+Home। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक MS एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस में क्या होता है? तो एक सेल एड्रेस में जो है सेल के कॉलम और रो होते हैं। ठीक है, सेल के कॉलम और क्या होता है? रो होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जब हम MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपरी हिस्से पर दिखाई देती है? तो स्क्रीन पर सबसे ऊपरी हिस्से पर टाइटल बार दिखाई देता है जब हम एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर एक छवि की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में लाया जा सकता है? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जॉयस्टिक। आगे बढ़ते हैं। आगे 19वां क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर है? तो इनमें से अस्थिर मेमोरी कौन सी है? तो देखिए रैम जो है वो अस्थिर मेमोरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP, ठीक है, TCP या IP जिसे हम कहते हैं उसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए TCP और IP दोनों का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। TCP और IP का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। तो देखिए TCP का अर्थ होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है TCP का, और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है IP का। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा डिवाइस इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो ये होता है प्लॉटर। ठीक है, प्लॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लॉटर होता है। ठीक है, प्लॉटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि निजी नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए किस तंत्र का प्रयोग किया जाता है, या फिर जो तंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है हम कहते हैं फायरवॉल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, फायरवॉल जो है उसे हम कहते हैं। और एंटीवायरस क्या है दोस्तों? तो बाहरी वायरस से बचाने के लिए जो है हम एंटीवायरस का यूज करते हैं, और फायरवॉल का बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए निजी नेटवर्क को, ठीक है, निजी नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए फायरवॉल, और अपने कंप्यूटर या फिर जो हमारा PC होता है उसे बचाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो स्वतंत्र मेमोरी ऑपरेशन की शुरुआत के बीच में न्यूनतम समय की देरी को क्या कहते हैं? जो न्यूनतम समय की देरी होती है उसे हम कहते हैं घूर्णिकाल। ठीक है, घूर्णिकाल कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द के लिए मोबाइल संचार में 4G तकनीक में G अक्षर का उपयोग किया जाता है? देखिए G का प्रयोग जो है जनरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। 4G यानी फोर्थ जनरेशन। ठीक है, 4G यानी फोर्थ जनरेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां हमारा है, कंप्यूटर का 15वां क्वेश्चन है कि इंटरनेट संसाधनों की अवस्थिति को ब्राउज़र से जोड़ने के लिए इनमें से क्या उपयोग में लाया जाता है। तो इनमें से क्या उपयोग में लाया जाता है दोस्तों, इनमें से उपयोग में लाया जाता है यूआरएल को। ठीक है, यूआरएल जो है आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे कंप्यूटर के भी 15 क्वेश्चंस जो है हमारे हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं मैथ के क्वेश्चंस की ओर। तो आइए मैथ के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैथ का पहला क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या के दुगने में 5 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 6 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे जो है कोई भी कर सकता है, एक फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड का लड़का भी कर सकता है। इसे बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। मान लीजिए कि संख्या x है, इसमें अगर बोल रहा है कि संख्या के दुगने में 5 जोड़ा जाता है, तो संख्या का दुगना करेंगे यानी 2 से गुना करेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे, तो वो बोल रहा है कि 6 हो जाता है। ठीक है, 5 इधर प्लस में है, इधर माइनस में चला जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि 0.5 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, पिछले प्रैक्टिस सेट्स में भी बताया है। तो अगर आपने बाकी के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बोल रहा है कि 3 घंटियों की आवाज़ 6, 8 और 18 मिनट के अंतराल पर होती है। ठीक है, किस समय अंतराल पर सभी घंटियां एक साथ आवाज़ करती हैं। तो देखिए 6 है, 8 है और 18 है, तो एक साथ आवाज़ करने का मतलब है कि इनका एलसीएम हमें निकालना होगा। तो 6, 8, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 तो होगा नहीं, 18 तो 54 भी नहीं होगा, 18 चौक 72। हाँ, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 चौक 72। यहाँ पे आपका इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए एलसीएम वो होता है जो सभी से भाग लग सके। ठीक है, वो ऐसी संख्या जो सभी से भाग लग सके। तो 18 से भी भाग लग रहा है, 8 से भी लग रहा है और 6 से भी लग रहा है। देखिए ये एलसीएम निकालने की सबसे आसान विधि है। जो इसमें से बड़ा होता है उनका हम पहाड़ा पढ़ लेते हैं, उसका टेबल पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि उससे ये बाकी जो दो चीज़ें हैं वो कट रही हैं कि नहीं। तो 18 दूना 36 हो गया, तो 36 6 से तो कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा है। 18 तो 54 हो गया, वो भी 6 से कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा है। तो 18 चौक 72 जो है वो 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, यानी कि 72 जो है इसका एलसीएम है। ये शॉर्ट मेथड है एलसीएम निकालने का, आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 3 वर्ष में 4500 रुपये और 8 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग में से अगर कोई करना चाहता है तो आप लोग इसे करके कमेंट में जवाब दे दीजिए, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ तो आप मिला लीजिएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। देखिए बोल रहा है कि 3 वर्षों में 4500 हो रहा है, जो मिश्रधन है वो बता रहा है यहाँ पे 3 वर्षों में 4500 हो जा रहा है और 8 वर्षों में क्या हो जा रहा है, 10,000 हो जा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि मूलधन बताइए। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्षों में ये 4500 हो जा रहा है और 8 वर्षों में जो है 10,000 हो जा रहा है। तो देखिए 10,000 में से अगर मैं 4500 माइनस कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, हमारा ब्याज निकल जाएगा कितने वर्षों का। तो 8 वर्ष में से अगर 3 वर्ष निकाल दूँ तो 5 वर्षों का ब्याज हमारा निकल जाएगा 5500। अगर इसे हम माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5500 बचेगा। 5500 हमारा 5 वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हमारा 1100 हो जाएगा। इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, ब्याज की। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा 1100 हो गया। तो हम चलेंगे इस 3 वर्ष वाले पे, तो 3 वर्ष का हम निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 3 वर्ष के ब्याज के लिए हम 3 से गुना कर लेंगे 1100 में, तो हमारा 3300 जो है 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 3 वर्ष का ब्याज हमारा हो गया 3300 और हमारे पास 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 3 वर्ष का मिश्रधन है 4500। तो फॉर्मूला क्या होता है मूलधन निकालने के लिए, ए माइनस आई, यानी कि मिश्रधन में से अगर हम इंटरेस्ट को घटा देंगे, ब्याज को घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, तो 4500 में से अगर हम 3300 को माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा, तो हमारा यहाँ पे 1200 बचेगा दोस्तों। तो 1200 जो है हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, 1200 रुपये जो है हमारा मूलधन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार क्रमशः इतना और इतना दिए गए हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की जो है परिमाप ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें तो सबसे पहले एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इसकी आधार जो है वो है 20√3 और ऊंचाई कितनी है 15√3
3 है। तो हमें क्या निकालना होगा, परिमाप परिमाप हमारा क्या होता है, परिमाप होता है तीनों साइड्स का योग, ठीक है। तीनों साइड्स को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप हो जाएगा। तो तीसरी साइड तो हमें पता नहीं है, तो हमें पता करनी होगी, यानी कर्ण हमें निकालना होगा। देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे दोनों का हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15√3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं और प्लस में 20√3 का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये 15√3 का 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। 225 तियाँ कितना हो जाएगा, 675 ये हो गया, और प्लस 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 400 तियाँ 1200, ठीक है, 1200 हो गया हो। और यहाँ पे 1200 में 675 जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 1875। तो 1875 कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1875। ये इधर स्क्वायर है तो इधर रूट में जाएगा, ये इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में जाएगा। तो 1875 का अगर हम रूट निकालते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 25√3 बचेगा, ठीक है। 25√3 आ गया हमारा। तो कर्ण हमारा कितना आ गया, 25√3 आ गया, ठीक है। तो अब हम सबको जोड़ लेंगे, 15 और 25 और 20 को जोड़ लेते हैं। तो 25 और 15 40 हो गया, 40 और 20 60, यानी कि 60√3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 60√3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और आप लोग ने किया भी होगा इस तरह के क्वेश्चंस, मैंने बताया भी है पिछले प्रैक्टिस सेट्स में, तो जाकर आप लोग देखिएगा जरूर उनको। देख सकते हैं कि तीन साझेदार PQR जो है वो 4, 5 और 6 के अनुपात में लाभ साझा किया है इन्होंने, ठीक है। बोल रहा है कि यदि आर के लाभ का हिस्सा पी के लाभ के हिस्से से 4000 अधिक है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए पी का आर का जो हिस्सा बोला जा रहा है वो पी से 4000 अधिक है। तो पी का कितना है, पी का है 4 और आर का है 6। तो यानी कि 6 में से अगर 4 घटाएं तो 2 यूनिट बराबर हमारा कितना आ गया है, 4000। 2 यूनिट बराबर हमारा 4000 है, दो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना है, 2000, ठीक है। तो अब पूछा क्या जा रहा है कि कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ गया, 2000 आ चुका है। तो हम सबको जोड़ लेंगे, तो सबको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 5, 4, 9 और 6, 15, यानी कि हमें निकालना क्या है, 15 यूनिट बराबर। तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2000 गुने 15 कर लीजिए, यानी कि 15 दूना 30,000 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो 30,000 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे इस पूरे प्रैक्टिस सेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसे ही लगा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसे ध्यान से जरूर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि यदि ए 4 दिनों के लिए काम करता है और बी 7 दिनों के लिए काम करता है और शेष सी द्वारा कार्य जो है 9 दिनों में पूरा कर दिया जाता है, तो सी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। देखिए ए है, बी है, ठीक है, और बी है, सी है। तो ए बी साथ में काम करते हैं तो 8 दिनों में कर लेते हैं, बी सी साथ में करते हैं तो कितने दिनों में कर लेते हैं, 12 दिनों में कर लेते हैं। तो पहले हम टोटल इनका वर्क निकाल लेंगे। तो 12, 8 का एलसीएम हमें निकालना होता है, तो ये 24 हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी अब हम निकालेंगे। तो इनकी ए और बी दोनों के साथ में एफिशिएंसी है 3, 8 3 का 24, और इन दोनों के साथ में एफिशिएंसी है 2। तो देखिए यहाँ से हम एफिशिएंसी दोनों के साथ साथ तो निकालिए, अब हमें अलग अलग निकालना होगा कि ए की कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है। तो देखिए ए और बी लिखा हुआ है, बी और सी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बी और सी की एफिशिएंसी 2 है। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि बी की एफिशिएंसी 1 होगी और सी की 1 होगी। तो अगर अब यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी अगर यहाँ पे 1 है तो ए की कितनी होगी, क्योंकि पूरा 3 है और बी का 1 है, तो ए की 2 होगी, होगी ना दोस्तों। तो अब बोला क्या जा रहा है, आगे आगे बोला जा रहा है कि ए 4 दिनों के लिए काम करता है। ए कितने दिनों के लिए काम करता है, 4 दिनों के लिए काम करता है। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, तो अगर ये 4 दिनों के लिए काम करेगा तो टोटल 8 काम करेगा। और बी 7 दिनों के लिए काम करता है, तो देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, और अगर 7 दिनों के लिए कार्य करेगा तो ये टोटल 7 कार्य करेगा। तो दोनों ने कार्य पहले कितना कर लिया, हम ये देख लेते हैं। तो दोनों ने 15 कार्य कर लिया है, 24 में से 15 कार्य इन दोनों ने कर लिया, बचा कितना, 9 कार्य बचा है। तो बोला जा रहा है कि शेष कार्य जो है 9 दिनों में पूरा सी द्वारा पूरा किया जाता है। तो ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है, सी की एफिशिएंसी 1 है तो ये 9 दिनों में ही पूरा करेगा, 9 कार्य जो है 9 दिनों में ही सी पूरा करेगा। तो हमारा जो है 2 और 1 जो यहाँ पे ए बी और सी का 2 1 1 जो हमारा निकला हुआ है एफिशिएंसी, ये बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो आगे क्या बोल रहा है कि सी अकेले पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी फॉलो हुई है, 1 हुई है, तो 24 पूरा कार्य है। अगर 24 पूरा कार्य को अगर एक
इसकी एफिशिएंसी है सी की, तो ये पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 24 में 1 से भाग दे देंगे, यानी कि पूरा 24 दिनों में ये कार्य जो है करेगा। ठीक है, सी जो है पूरा कार्य कितने दिनों में कर लेगा, अकेले 24 दिनों में कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि एक बैग में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के 4:6:9 के अनुपात में सिक्के हैं। ठीक है, यदि बैग में कुल राशि 410 रुपए की है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4:6:9 के अनुपात में सिक्के हैं और बोल रहा है कि टोटल 410 रुपए हैं। तो देखिए रुपए यहाँ पे 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के हैं, हम सबको 1 रुपए के रूप में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 1 रुपए के लिए चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से और इसमें 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए, ये 5 के 20 रुपए हो गए, ये 6 दूनी का 12 और ये 9 एकम 9। तो ये यहाँ पे यूनिट में चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, यूनिट में चल रहे हैं। तो ये सारे कितने हो गए, 20, 12 और 9 रुपए हो गए। इनमें एक्स लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये जो है अनुपात है। ठीक है, तो टोटल बैग में कितने राशि है, 410 रुपए की राशि है। तो टोटल को अगर हम जोड़ लेंगे तो ये 410 के बराबर हो जाएगा हमारा। तो 410 के बराबर हम जोड़ते हैं अगर, तो 21, 20 और 12 कितना हो जाएगा, 22 और 9, सॉरी 20 और 12, 32 और 9 कितना हो जाएगा, 41 एक्स हो जाएगा। 41 एक्स इक्वल टू हो गया 410, यानी कि एक्स की वैल्यू कितने आ गई हमारा, 10 आ गई। ठीक है, 10 हमारी आ गई यहाँ पे 41 की एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो आगे क्या पूछा जा रहा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है, 6 है। इनमें अगर हम 10 से गुना कर लेते हैं तो 60 जो है हमारे 2 रुपए के सिक्के हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के प्रतिकूल दिशा में और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के अनुकूल दिशा में यात्रा करती है। धारा की गति क्या है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि धारा के अनुकूल दिशा में यहाँ पे 22 है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल दिशा में 14 किलोमीटर घंटा है। देखिए धारा के प्रतिकूल दिशा में यानी कि जिस तरह से धारा बह रही है उसके उल्टा, और धारा के साथ अगर दोनों में से घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा धारा का गति, अगर हम इनमें 2 से भाग कर लेते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे 22 में से 14 गया तो 8 गया, और 8 में से 2 गया, 8 में 2 से भाग लगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो हमारा धारा की गति है। तो धारा की गति कितनी हो गई हमारे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में वर्ग ए के 24 छात्रों का औसत 58 है, औसत भार कितना है, 58 है। उसी कक्षा में बी के 26 छात्रों का औसत भार 60.5 है, तो कक्षा में सभी 50 का। तो देखिए काफ़ी आसान है, ए का निकाल लीजिए, बी का निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और 50 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ए के 24 छात्रों का औसत कितना है, 58 है, तो टोटल भार कितना हो जाएगा हमारा, 1392 हो जाएगा। बी के 26 छात्रों का 60.5 औसत है, तो टोटल भार हमारा कितना हो जाएगा, 1573 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9, 7, 16 की 6, 9 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2965 में अगर हम 50 से भाग दे लेते हैं, क्योंकि हमें औसत भार निकालना है, तो 2965 में अगर हम 50 से भाग दे लेते हैं तो हमारा कितना निकल जाएगा, 59.3 जो है हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 59.3 जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 रुपये का लाभ होता है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य यहाँ पे पूछा रहा है क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 है। ठीक है, अंकित मूल्य 100 है, उस पर कितना छूट दिया जा रहा है, 28% का, 28% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 72/100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 72 रुपये, यानी कि 72 रुपये यहाँ पे हमारा 100 रुपये अंकित मूल्य था, और 28% छूट के बाद तो 72 रुपये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि यदि उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो यानी कि 72 रुपये पर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य एक्स है, तो एक्स पे ही 20% का लाभ होगा ना, 72 रुपये में बेचेगा तो यहाँ पे काट लेते हैं, तो 12 छक 72, यानी कि 60 रुपये हमारा क्या आ गया, ये 10 से 6 में गुना हुआ तो 60 रुपये हमारा सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी कि क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, ये सारे जो हैं यूनिट्स में निकल रहे हैं क्योंकि हमने 100 यहाँ पे मान रखा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उसे बिक्री पर लाभ जो है क्या होगा, 30.80 रुपये का, तो लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य 72 रुपये है और क्रय मूल्य 60 रुपये है, तो यहाँ पे घटा लेंगे तो 12 रुपये हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है, यानी कि 12 यूनिट बराबर हमारा दिया हुआ है कितना,
30.80। ठीक है, तो हमारा निकालना क्या है, हमें क्रैमूल निकालना है। तो क्रैमूल हमारा कितना आया है, 60 यूनिट आया है। तो यानी कि हमें 60 यूनिट बराबर निकालना होगा। तो 60 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60 यूनिट बराबर हो जाएगा 30.80 बटा में 12 गुने 60। ठीक है, आप इससे अगर कैलकुलेट करिएगा तो कर सकते हैं, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, और 30.80 में अगर आप 5 से गुना करते हैं तो आपका जो है 154 निकल के आ जाएगा। तो 154 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 154 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। 30.80 में अगर आप 5 से गुना करते हैं तो 154 आ जाएगा। तो गाइस ये मैथ के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत हुई होगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चन की ओर। तो रीजनिंग का क्वेश्चन देख सकते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 16 अनुपात दिया गया है 20 से, तो 22 अनुपात क्या होगा। तो 16 में देखिए 4 बढ़ाया गया है तो 20 हो रहा है, तो 22 में 4 बढ़ा दीजिए, 26 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरा भी लॉजिक लगा सकते हैं। मुझे जो है यही लॉजिक दिखा तो मैं इसे लगाया और ये करेक्ट आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि काइट को, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इसे करके आप कमेंट में मुझे बताइए। जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उन्हें कहता हूं कि आप करके हमें कमेंट में आंसर बताइए। ऐसे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप जो है इसे वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, यहीं पर रोकिए और ऐसे करिए। देखिए काइट KITE का 2925 से दिया गया है, तो MOON का क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए के क्या होता है, के का वर्ड वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू होता है 11 होता है। यानी कि 11 को क्या किया गया है, एक और एक को जोड़ दिया गया है, तो 2 जो है हमारा निकल के आ गया। ठीक है, आई का क्या होता है, 9 होता है, तो 9 को ऐसे ही 9 लिखा गया है। उसके बाद टी को क्या होता है, टी का क्या होता है, टी का 20 होता है, दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया गया है 20 का, तो दो में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो 2, देखिए 2 आ रहा है। और ई का क्या होता है, 5 होता है, तो उसको ऐसे ही लिखा गया है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो एम का क्या होगा, एम का होता है 13, एम का होता है 13, तो 1 और 3 को जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा। एन ओ का क्या होता है, ओ का होता है 15 होता है, तो 1 और 5 को जोड़ दीजिए तो 6 आ जाएगा। उसी तरह 1 और 5 को फिर से जोड़ दीजिए तो 6 आ जाएगा। और उसके बाद 14 होता है, तो एन का, तो 1 और 4 को जोड़ लीजिए तो 5, यानी कि 4 6 6 5, 4 6 6 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 4 6 6 5 आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सांकेतिक भाषा में कैट को ये लिखा जाता है तो बिग को क्या लिखा जाएगा। देखिए सी के बाद एक बढ़ रहा है, डी आ रहा है, और ए के बाद BCD, ए के बाद BC, 2 बढ़ रहा है तो डी आ रहा है। उसी तरह से बी के बाद सी आएगा यहाँ पे, और आई के बाद जे के छोड़िए तो एल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में हमारा निकल के आ जा रहा है CLL। तो शुरुआती 2 अक्षर ही मैच कर रहे हैं, तो तीसरा अक्षर भी हमारा मैच कर जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम फायर को इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल को इस तरह से लिख सकते हैं, तो फ्रेंगल को किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए एफ को क्या लिखा गया है, एफ को 7 लिखा गया है, आर को क्या लिखा गया है, आर को 4 लिखा गया है, ए को क्या लिखा गया है, ए को 8 लिखा गया है, और जी को क्या लिखा गया है, तो जी को लिखा गया है 3। देखिए पहले इतना मिला लीजिए कि 7 4 और 8 3 किसी में आ रहा है, 7 4 और 8 3 केवल एक में ही आ रहा है, तो यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसे आगे भी आप लोग चाहिए तो बढ़ा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 38 42 47 और 53 दिया गया है। तो मैंने बताया है कि सबसे पहले हमें अंतर पे कार्य करना चाहिए हमें। तो देखिए 35 और 38 के बीच का अंतर कितना है, 3 है। 42 और 38 और कितना होता है, 38 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 42 हो जाएगा। 42 और 5 47, 47 और 6 53, तो 53 में हमें 7 जोड़ना होगा, क्योंकि 3 4 5 6 चल रहा है, तो 53 में हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा जो है 60 जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। 60 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते रखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है एस और यू, और यहाँ पे लिखा है 20, तो एम और ओ का क्या होगा। तो देखिए एस का वैल्यू कितना होता है, 19 होता है, और यू का वैल्यू कितना होता है, 21 होता है। तो ये कुछ किया नहीं गया है, दोनों को जोड़ दिया गया है, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया गया है। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसमें 2 से भाग दिया गया तो 20, देखिए फॉलो कर रहा है, 20 आ रहा है यहाँ पे। उसी तरह से एम का होता है 13 और ओ का होता है 15, तो दोनों को जोड़ लीजिए, ये एम का होता है, ये ओ का होता है। तो 5 3 8 और 1 1 2, 28 आ गया। इसमें 2 से भाग दे लीजिए तो हमारा 14 जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 14 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य प्रतिक्रियाओं से अलग है।
तो देखिए यहाँ पे जो है कोणार्क दिया गया है, मदुरई दिया गया है, दिलवाड़ा दिया गया है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर और यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर काफी प्रसिद्ध है। और एलोरा जो है वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, ये गुफाओं के लिए पूरे प्रसिद्ध है। तो एलोरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एलोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए मैंने बताया है शुरू से ही कि आप अंतर निकालिए। तो 4 और 3 7 होता है, 9 7 सॉरी 4 और 3 7 होता है, 7 और 6 होता है यहाँ पे 13, 13 और 22, 22 में से 13 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से 3 6 9 चल रहा है, तो यहाँ पे सिंपली 12 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 22 में अगर आप 12 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 4 3, यानी 34 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 में 3 जुड़ा तो 7 हुआ, 7 में 6 जुड़ा तो 13, 13 में 9 जुड़ा तो 22 हुआ, और 22 में 12 जुड़ा तो 34 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्याग उपेक्षा, त्याग जो है उपेक्षा से संबंधित है। तो संक्षिप्त जो किससे संबंधित होगा, तो संक्षिप्त जो है संक्षेप से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 4 दिए गए हैं नाम, उनमें से अलग जो है हमें निकालना है। तो देखिए कोहिमा दिया गया है, इंदौर दिया गया है, शिलोंग दिया गया है, इम्फाल दिया गया है। तो यहाँ पे इंदौर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंदौर जो है वो एक शहर का नाम है, जबकि ये सारी चीजें जो है राजधानी है। ठीक है, कोहिमा जो है राजधानी है, शिलोंग राजधानी है, इम्फाल राजधानी है, और जबकि यहाँ पे इंदौर जो है एक शहर है ये आपका मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो गाइस ये रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मैंने करा दिए। आपका प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। गाइस आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।